आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो दोस्तों, मैंने जो उत्तराखंड लेक्चरर मैथमेटिक्स का एक मॉक टेस्ट लिया था जिसमें मैंने 104 क्वेश्चन दिए थे। कितने क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को? 104। तो मैंने उसकी लाइव क्लास में उसका सॉल्यूशन भी बताया, लेकिन एक्चुअली वो फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होने के कारण तो कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर साफ़ नहीं दिख रहा है। तो मैंने दोबारा से उसको सॉल्व करके आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ऐसे करके मैं पूरा पेपर सॉल्व करके आप लोगों को दे दूँगा। बाकी 30 से 60 फिर लाइव में ही पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी पहले ही जो 30 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन वहाँ पर दिया था तो उनको मैं दोबारा से आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे पेपर। तो ये मॉक टेस्ट 1 मैंने लिया था, 3 घंटे का टाइम दिया था। 150 तो नहीं दिए थे मैंने, इसमें 104 क्वेश्चन दिए थे और मैंने टाइम दिया था 2 घंटे का, है ना। सिंगल करेक्ट आंसर है। पेपर वेरीफाइड बाय डॉक्टर मुकेश नौटियाल हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेंटर ऑफिशियली कॉन्टैक्ट प्लेटफॉर्म, ये मेरे प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेरे से यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हो तो यहाँ, टेलीग्राम यहाँ, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ, फेसबुक पेज पे यहाँ, और अगर आप लोगों को पेड क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9897544379। सीधा कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कॉल करेंगे, सीधा जानकारी ले सकते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ यूनिक। तो सबको पता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप का वो यूनिक होता है। किसी भी ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या है? 1 है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिटिव ग्रुप का 0 और मल्टीप्लिकेटिव का क्या होता है? 1 होता है। तो ये बात तो सही है। इसने कहा जो सही नहीं है वो बताना है। इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ यूनिक। तो भैया ठीक है, AOB इज इक्वल टू E होता है, यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो हर एलिमेंट का क्या करेगा? इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि AOB का इन्वर्स जो होता है वो B इन्वर्स ऑफ A इन्वर्स के लिए होता है। और सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एबिलियन फाइनाइट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के साथ वो क्या करता है? एबिलियन ग्रुप बनाता है। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि x³ + px² + qx + r, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी? समीशन α² β² की वैल्यू निकालनी है। तो देख लो इसको कैसे करेंगे हम इसको। तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। कहाँ पर कर दूँ? थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को इसको करने के लिए। यहीं पे कर देते हैं ना। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे इक्वेशन है हमारे पास x³ + px² + qx + r = 0, ये इक्वेशन है। तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा + गामा होता है। ये होता है -p/1, यानी -p हो जाएगा। फिर आप अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा क्या होता है? अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा। तो ये कितना होता है? q/1, दैट इज़ q होता है ना। अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? -r/r -r, है ना। ठीक हो गया। और वी नो दैट सिग्मा α² β² बराबर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, दिस इज़ बीटा गामा का स्क्वायर, एंड दिस इज़ गामा अल्फ़ा का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? वी नो दैट एक फार्मूला होता है हमारे पास, x + y + z का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x² + y² + z² + 2xy + yz + zx। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x² + y² + ये फार्मूला होता है। तो अब देखो, x की जगह अल्फ़ा बीटा रख दो, x की जगह अल्फ़ा बीटा लिख दो, x की जगह अल्फ़ा बीटा, y की जगह बीटा गामा, और z की जगह गामा अल्फ़ा लिख दो। तो कितना हो जाएगा ये? तो इस पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये x y z है, तो x की जगह अल्फ़ा बीटा, y की जगह बीटा गामा,
और जेड की जगह गामा अल्फ़ा अगर आप इसमें रखते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा आपका। इसको अगर हम लिख देंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर था ना, तो x की जगह अल्फ़ा बीटा, y की जगह बीटा गामा और z की जगह गामा अल्फ़ा का स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, y स्क्वायर का मतलब बीटा गामा का स्क्वायर और z स्क्वायर की जगह गामा अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 2x, x की जगह अल्फ़ा बीटा और y की जगह क्या रखा मैं, बीटा गामा, फिर y बीटा गामा और z गामा अल्फ़ा और फिर z माने गामा अल्फ़ा और x माने अल्फ़ा बीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखो ज़रा। तो ये वाला सेक्शन जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे, समीशन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और गामा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर। ये 2 अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ले लो, 2 अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ले लो यहाँ से। तो अगर आप कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर और गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा बीटा, यहाँ बचेगा गामा और यहाँ बचेगा अल्फ़ा, है ना। अब वैल्यू रख दो तो ये कितना हो जाएगा, समीशन अल्फ़ा बीटा ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा समीशन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है -r और इसकी वैल्यू है -p। इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो समीशन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा -2rp। तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर -2rp, आपका क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर -2rp आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर, क्यू स्क्वायर -2। अब ये है, देखो ये क्या कह रहा है कि ये बताना है आपको कैसा परमुटेशन है। तो परमुटेशन का क्वेश्चन है, आसानी है, कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। देखो 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 5 पे और 5 जा रहा है 1 पर। तो देखो 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, 3 जो है 4 पर जा रहा है और 4 जो है 5 पे जा रहा है और 5 किस पे जा रहा है, 1 पर। 5 जा रहा है 1 पर, ये है 6 और ये जा रहा है 7 और फिर जो ये है 8 जा रहा है 9 पे और 9 जा रहा है 8 पे। तो ये आएगा 8 और 9। तो 1 2 3 4 6 7 8 9 है ना। अब ये तो ट्रांसपोजिशन बनाने हैं, तो लेंथ 2 के होते हैं ना ट्रांसपोजिशन। तो एक बनेगा 1 2 2 3, नहीं 1 2, इसको ऐसा लिखो 1 2 1 3 1 4 और 1 5 और ये 8 9। देखो 1 इसके साथ एक बार ये एक बार ये एक बार ये और एक बार, तो ये ट्रांसपोजिशन बन गए। तो कितने बने, 1 2 3 4 5, ये तो नहीं लिखेंगे ना, ये आइडेंटिटी हैं, तो 5 बन गए। तो 5 बन गए तो ये कैसा परमुटेशन होगा, अगर जितने ट्रांसपोजिशन बनते ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन तो ये ऑड परमुटेशन हो गया। अगर इवन नंबर बनते तो फिर ये इवन परमुटेशन होता। क्लियर है। अब ये आएगा इफ़, ये आप सेम क्वेश्चन है उसकी तरह है ना, ये कर लेना आप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन जो है इसको आप स्वयं कर लेंगे और इसका आंसर आएगा ये r-pq। क्या आएगा, r-pq, है ना। अब नेक्स्ट है लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 जनरेटेड बाय G देन ऑर्डर ऑफ G10। तो मैंने देखो आपको कई बार करा भी दिया, ये क्वेश्चन G के होता है, तो ये N और GCD ऑफ N के ये होता है ना फार्मूला इसका। तो G के ये शॉर्टकट है, वैसे लॉन्ग कट से भी मैंने वहाँ करा रखा है, पर शॉर्टकट ताकि आप पेपर में कम समय में बढ़िया आंसर दे दें। तो N यहाँ पर है 24 और जो K है वो है यहाँ पर 10, ठीक है बस। तो अगर आपको G10 निकालना है तो इसका मतलब है 24 और GCD ऑफ 24 और 10 का GCD है ना। तो ये आएगा 24 और GCD कितना आएगा इनका 2। तो आंसर आ गया आपका
12। कितना आ गया आंसर? 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एम्प्टी सेट, है ना। तो ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मेरे को। क्यों? वैसे तो मैंने ये किसी पेपर से लिया है ना, ये सेट टी पेपर से लिया है, पर आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि देखो क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ रियल नंबर। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट है। तो एक्स सेट एक्स इज़ अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स आ जाएगा। आइटा आइटा तो क्या है, इमेजनरी है, तो रियल तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। एक्स सेट एक्स इज़ रेशनल नंबर, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स आ जाएगा ±√2। तो ये भी क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल है। तो ये क्या कह रहा है, रेशनल। तो ये भी नहीं है, फिर ये भी एम्प्टी हो गया ना, क्योंकि आ ही नहीं रहा सेट के अंदर कुछ। एक्स दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स दैट एक्स इज़ एन इंटीजर बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में कोई इंटीजर है। और लास्ट में कह रहा है एक्स दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 1। तो कायदे से अगर ये ठीक होते क्वेश्चन, तो तब हम इसको टिक कर लेते कि एक्स दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 1। तो एक्स लेस देन 1 का मतलब है एक्स नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1। तो 1 से छोटा नेचुरल नंबर तो क्या होगा, 0। वो हो ही नहीं सकता। अरे 1 से छोटा नंबर क्या है, 0 है, तो वो हो नहीं सकता। तो इसने होना था क्या, एम्प्टी सेट। लेकिन ये यहाँ रियल नहीं देना था, इसने क्या देना था, इमेजनरी कर देता, यहाँ रेशनल या इरेशनल कर देता या रियल कर देता, तब भी ये इसमें इंक्लूड हो जाता। तो आई थिंक क्योंकि 1 आंसर तो नहीं है इसके, तो ये भी है, ये भी है, तो इसलिए इसको अभी मतलब रॉन्ग क्वेश्चन करके हम इसको क्या कर देते हैं, ओवरले। अगर ये 3 कंडीशन सही है तो ये वाला आंसर सही हो जाता है कि नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो 1 से छोटा नेचुरल नंबर होता नहीं, तो फिर ये नल सेट हो जाता ना, विच इज़ एन एम्प्टी सेट। तो नल सेट हो जाता है या एम्प्टी सेट हो जाता है, क्योंकि तब 1 से छोटा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तब इसने एम्प्टी सेट बन जाना था। ठीक है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, ये भी है मेरा, है ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ ए हैज़ अ 3 एलिमेंट एंड बी हैज़ अ 6 एलिमेंट, ए के कितने एलिमेंट है, 3, और बी के कितने हैं, 6 हैं। देन दी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे यूके लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पॉली लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, इवन मैं कह रहा हूँ CUET की तैयारी कर रहे हैं, आप IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो सबके लिए मेरे चैनल पर आपको 400 से ज़्यादा वीडियो हैं मैथ्स के। तो आप देखिए, और आप सारे ही जो हायर मैथ्स, लोअर मैथ्स, इवन 10th 12th की मैथमेटिक्स उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी मेरी प्लेलिस्ट है। 10th की अलग है, 12th की अलग है। तो आप हर चीज़ जो है आपको मिल जाएगा, यानी मैथमेटिक्स फ्रॉम A to Z, है ना, मैथमेटिक्स फ्रॉम A to Z ऐसा समझो आप, यानी बेसिक से लेके एडवांस तक सारा मैंने करा रखा है। तो आप देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट अलग अलग है, जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्लेलिस्ट अलग है, उत्तराखंड लेक्चरर की प्लेलिस्ट अलग है। ऐसी हर उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी। BSc MSc लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसकी सबकी प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको अलग मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो, इफ़ A हैज़ अ 3 एलिमेंट एंड B हैज़ अ 6 एलिमेंट, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। तो अगर आपको A यूनियन B में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने हैं, तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, है ना। तो भैया अगर इसमें मिनिमम चाहिए तो इसमें मैक्सिमम कर दो। अरे जितना माइनस होगा ना, तो उतना इसके इससे कम आ जाएगा ना, सीधी सी बात है। इसमें मैक्सिमम कर दो, क्योंकि ये इंटरसेक्शन भी है। तो अगर आप इसको मैक्सिमम दे देते हो, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर A यूनियन B में मिनिमम चाहिए, तो इसका मतलब मैक्सिमम होने चाहिए इंटरसेक्शन B में। अब देखो, A में कितने एलिमेंट हैं, A में 3 हैं, और B में कितने हैं, 6 हैं। तो भाई A इंटरसेक्शन B में जो मैक्सिमम एलिमेंट जा सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 3 ही आ सकते हैं। कॉमन चाहिए ना, तो जो दोनों में होंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में, तो 3 ही, जब जो सबसे कम होता है वही आता है इंटरसेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, NA है 3, NB है 6, और ये A इंटरसेक्शन B कितना आ गया, 3, 3 से 3 कट गया। तो कम से कम कितने एलिमेंट हो सकते हैं इसमें, यानी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज़ 6। कितना आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। द पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट हैज़ हाउ मैनी एलिमेंट। जो पावर सेट होता है एम्प्टी सेट का, उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो एम्प्टी सेट का मतलब है 5। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? 5। तो एम्प्टी सेट का मतलब है 5, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? P5 अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा ना इसमें, 5। और वैसे भी आपको पता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 0। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट अगर हम वैसे भी देखें तो 2 की पावर 0 तो कितना आएगा? दैट इज़ 1। एक ही एलिमेंट आएगा ना, एक एलिमेंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ वेन डायग्राम। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, दे रिप्रेजेंट सेट एज अ क्लोज कर्व। दे रिप्रेजेंट सेट एज अ क्लोज कर्व। तो यस, वेन डायग्राम जो है वो सेट को एज अ क्लोज कर्व में दिखाता है। दिखाता है कि नहीं दिखाता है? जो है वो क्लोज ही तो होता है। सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, ये जो होता है क्लोज कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है सेट को। सेट को जो है रिप्रेजेंट करता है क्लोज कर्व के फॉर्म में। दे कैन रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सेट कम्प्लीटली, है ना। अब ये देखो क्या कह रहा है, कैन रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट सेट कम्प्लीटली। इससे पहले ये देख लेते हैं। अब जैसे पेपर में भी जब आपके पास क्वेश्चन आता है और मान लो आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि यार ये सही है कि गलत, तो पहले बाकी ऑप्शंस के साथ जाओ आप। तो बाकी ऑप्शंस क्या कहते हैं? दे शो लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट। तो यार बिल्कुल होता है, जैसे दो सेट के बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये लॉजिकल रिलेशनशिप दिखाता है दो सेटों के बीच में। तो ये भी ट्रू हो गया। द यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। तो ये तो सबको पता है आप लोगों को कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये भी सही हो गया। इसने पूछा था जो ट्रू नहीं है, तो अब ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ गया? बी जो है ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेन डायग्राम जो होता है इनफाइनाइट एलिमेंट को नहीं कर सकता शो ना। ये क्या करता है? ये वो सिंबॉलिकली दिखाया जा सकता है वो इनफाइनाइट सेट को। इनफाइनाइट सेट कैन बी शो सिम्बोलिकली, नॉट कंप्लीटली। ये ध्यान देना ना, सिम्बोलिकली तो आप दिखा सकते हो पर कंप्लीटली आप नहीं दिखा सकते। किसको? इनफाइनाइट सेट को। तो ये वाला जो है नॉट ट्रू फॉर वेन डायग्राम जो है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, देखो अब बड़ा भी करा मैंने ये फॉन्ट। पहले तो पेपर को दोबारा से मैंने क्या करा, अलग अलग करके, वो तो पेपर फॉर्म में था ना इसलिए पास पास था वो। और पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दूंगा और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे या तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, जो यूके लेक्चरर यूनिट क्या है, यूनिट 2 को पढ़ लेंगे ना। कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो है, मैथमेटिकल इंडक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, उसको शुरू करेंगे ना। क्वेश्चन ग्रुप जी एन एग्जिस्ट इफ एन इज। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ग्रुप जो है जी एन है, एग्जिस्ट करता है अगर एन क्या है। तो सबको पता है एन क्या होना चाहिए, बताओ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एन जो है वो क्या होना चाहिए, अगर होना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप। क्या होना चाहिए? दैट इज़ नॉर्मल सब ग्रुप, है ना। ये सीधा है ही हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखो क्या कह रहा है, साइलो थ्योरम। क्या कह रहा है? साइलो थ्योरम इम्प्लाइज दैट इफ पी इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइडिंग जी देन एनी पी सब ग्रुप इज। देखो यार एक चीज़ ध्यान दो, तुम्हारे सिलेबस में जो उत्तराखंड लेक्चरर है उसके सिलेबस में तीन फंडामेंटल थ्योरम है साइलो की। तो मैं आज बोल रहा हूँ नोट करके रख लो, नोट करके, और तब जब आपका पेपर हो जाएगा, तो उस दिन पेपर में मिलाना, तो जो 3 फंडामेंटल थ्योरम है, फर्स्ट साइलो थ्योरम, सेकंड साइलो थ्योरम और थर्ड साइलो थ्योरम, तो इनमें से एक थ्योरम स्टेटमेंट फॉर्म में आपके पास आएगी, है ना। तो अब पहले इसको समझ लो, क्या कह रहा है, साइलो थ्योरम इम्प्लाइज दैट इफ पी इज द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइडिंग बाय जी देन एनी पी सब ग्रुप इज। तो अब एक कॉरोलरी होती है इसकी, क्या? अकॉर्डिंग टू अ corollary, according to a corollary of Silo theorem, if H is a subgroup, of G such that its index G H
इज इक्वल टू पी, वेयर पी is the where p is the smallest prime dividing the order of the group that H must be a normal subgroup है, नॉर्मल सब ग्रुप। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, ये किससे कनेक्टेड होता है, नॉर्मल सब ग्रुप से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, तो साइलो थ्योरम इम्प्लाइज दैट पी इज द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइडिंग देन एनी पी सब ग्रुप इज, तो वही कह रहा है वेयर पी इज द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइडिंग द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप दैट ए मस्ट बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। और बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके क्या मैं करा दूंगा, तीनों स्टेटमेंट मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। साइलो ग्रुप का बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो आप लोग देख लेना उसको ना। साइलो ग्रुप पक्का आना है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं साइलो से इस बार है नेक्स्ट, क्योंकि नया है साइलो ना। साइलो जो है नया है तो थोड़ा कठिन भी है वो, क्योंकि CSIR नेट का टॉपिक है, यहाँ दे रखा है इन्होंने तो वो अलग है। अब देखो Z6 क्या कहा, Z6 द नंबर ऑफ यूनिट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है यूके लेक्चरर में भी और इवन आई थिंक यूके पॉली लेक्चरर में भी। और बाकी एग्ज़ाम तो मैंने कहा जैसे IIT JAM की तैयारी कर रहे हो, CUET की तैयारी कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो जहाँ मॉडर्न अलजेब्रा आपके सिलेबस में है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, रिंग का क्वेश्चन है। Z6 द नंबर ऑफ यूनिट। अब पहले समझो यूनिट्स होता क्या है, तो किसी एलिमेंट्स को यूनिट्स कब कहते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो एन एलिमेंट, इसीलिए मैं ऐसा पेपर फॉर्म में ही दूंगा अब आप लोगों को ज़्यादा, ताकि कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे ना, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखे होंगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहोगे एग्ज़ाम में। एन एलिमेंट ए, बस एक काम करना है, क्लास अगर चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दो, क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए क्लास, वैसे तो मुझे इतनी क्लासेस मैंने कर दी हैं तो इसीलिए करिए कि आप लोग देख सको, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि उत्तराखंड पॉली लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड LT, उत्तराखंड ASO और KVS, NVS और UP PGT, UP TGT, तो जो जो मेरी नज़र में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब के सिलेबस को कवर करके मैं एक एक प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। और इसके अलावा जिनको पेड क्लासेस से जुड़ना है तो उनको मैंने शुरू में ही बता दिया कि पेड क्लासेस के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैंने अपना नंबर दे रखा है कई जगह, नहीं तो थंबनेल पे होता ही है मेरा, टेलीग्राम है, दुनिया भर के हैं, और नहीं तो ये नंबर तो सबको पता ही होगा 98975443 और 79, ठीक है। अब देखो एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ZN इज़ अ यूनिट, इसको यूनिट कब कहते हैं, देखो समझो यूनिट, और मैंने क्वेश्चन भी वही रखे हैं जो आ सकते हैं पेपर में, कहीं ना कहीं आ रखे हैं। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ZN इज़ अ यूनिट इफ़, देखो शॉर्टकट है कि GCD ऑफ ए और N का GCD अगर 1 आ जाए ना, तो भैया इस A को आप यूनिट कह सकते हो, और A किसका एलिमेंट होना चाहिए, ZN का होना चाहिए। फिर N के साथ अगर उसका GCD कितना आ रहा है 1, तो सीधा सीधा मतलब है कि A जो है आपका यूनिट है, ठीक हो गया। तो बस फिर क्या है, अब देख लो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि Z6 में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है ना, ये Z6 में एलिमेंट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि भैया GCD ऑफ 1 और 6 निकाल लो आप। 0 के साथ निकालोगे 6 का GCD तो 1 नहीं आएगा, 1 के साथ निकालोगे तो क्या आता है, 1 आता है। ऐसे 2 के साथ GCD निकालोगे 1 का, अरे GCD ऑफ 2 और 6 निकाल लो तो वो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। GCD ऑफ 3 6 निकाल लो तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। GCD ऑफ 4 और 6 निकाल लो 1 आएगा, नहीं आएगा। GCD ऑफ 5 और 6 निकाल लो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। GCD ऑफ हो गया ख़त्म। तो इसका मतलब 2 के साथ आ रहा है ना, एक किसके साथ, 1 के साथ और एक 5 के साथ, तो मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब है कि द यूनिट्स आर, बोलो यूनिट्स क्या हो जाएंगे आपके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, आपको मिलेगा यूके लेक्चरर या पॉली लेक्चरर में।
तो यूनिट्स आर 1 एंड 5। तो आपके यूनिट्स क्या हो गए, 1 और 5 हो गए। तो कितने यूनिट्स हो गए आपके, 2 यूनिट्स हो गए, 1 और 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है फॉलोइंग आर दी जनरेटर ऑफ 0 1 2 3 4 6। अब देखो एक तरीका तो जनरेटर निकालने, अब जनरेटर कहते किसे हैं पहले ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने पढ़ा रखा है, देख लो जरा, है ना, क्लासेस मैंने डिटेल में भी ले रखी है। जनरेटर किसे कहते हैं, यानी ऐसा एलिमेंट जैसे 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इसमें ओमेगा की पावर 1 करा तो ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 करा तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 3 करा तो 1। तो यानी इसने ओमेगा भी ला दिया, इसने ओमेगा स्क्वायर भी ला दिया, ओमेगा। तो ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप, ऐसा साइक्लिक ग्रुप में ऐसा एलिमेंट जो पूरे ग्रुप को रिपीट करवा दे, उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। तो इस हिसाब से तो हमको एक बार 0 की पावर करनी पड़ेगी, 1 2 3, तब देखना पड़ेगा सारे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। फिर 1 को चेक करना पड़ेगा, फिर 2 को चेक करना पड़ेगा, 3 को चेक करना पड़ेगा, 4 को चेक करना पड़ेगा, 5 को चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते करते ही हमें 1 घंटा हो जाएगा। तो इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, है ना, जिससे कि आप तुरंत इसका आंसर पता कर सकते हैं। तो आप समझिए कि अ जनरेटर, ठीक है, अ जनरेटर A of a cyclic group, a generator A of a cyclic group Zn must satisfy GCD of A, n is equal to 1। अगर A और n का, यानी इस A को आप इस ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर कहेंगे, लेकिन कब कहोगे, जब वो n के साथ GCD कितना दे रहा होगा, 1। तो अब आप कहोगे कि साहब ये 1 वो कौन सा है जिसके साथ ये क्या करेगा, GCD चेक करना है। तो वो n जो है आपके पास वो है 6, ये है ना, ठीक है ना। तो क्योंकि आपको देख रहे हैं वो, तो ये कितना आ जाएगा, n जो है, तो यहाँ पर 6 के साथ देखने हैं आपको कि कौन कौन GCD 1 दे रहे हैं। तो GCD अगर हम देखें तो 1 के साथ कितना आएगा, 1, और GCD ऑफ 5 6 भी कितना आएगा, दैट इज़ 1। तो यानी 2 जनरेटर हैं इसके, एक तो ये 1 वाला और एक 5 वाला। तो कौन कौन जनरेटर हैं, एक 1 है इसका जनरेटर और एक इसका जनरेटर कौन है, 5। तो कहाँ पर है, ऑप्शन डी, 1 और 5 इसके क्या हैं, 2 जनरेटर हैं। और बाकी मैंने कहा वैसे भी चेक कर सकते हो। देखो जैसे 5 की पावर 1 है तो 5 हो गया, 5 की पावर 2 कर दो तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 + 5, क्योंकि ऑपरेशन क्या दे रखा है, एडिशन मॉड्यूलो 6 दे रखा है। तो 10 / 6 तो कितना आएगा, 4। तो 5 भी मिल गया, 4 भी मिल गया। फिर 5 की पावर 3 कर दो, तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 की पावर 2 + 5। तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4 + 5, तो कितना हो गया, 9। और एडिशन मॉड्यूलो 6 है, तो 6 × 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ गया। फिर 5 की पावर 4 कर दो, तो 5 की पावर 4 करोगे तो 5 की पावर 3 + 5, तो 5 की पावर 3 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 5, तो 8। और 6 से डिवाइड करोगे क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 6 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो 2 भी मिल गया। देखो 5 मिल गया, 4 मिल गया, 3 मिल गया, 2 मिल गया। अब 5 की पावर 5 कर दो, तो 5 की पावर 5 का मतलब है 5 की पावर 4 + 5। 5 की पावर 4 का आंसर कितना है, 2 और 5, तो 7 / 6, तो कितना मिल गया, 1 मिल गया। कितना मिल गया, 1। अभी भी एक एलिमेंट रह गया, 0। कौन रह गया, 0। तो 0 को भी देख लेते हैं। 5 की पावर 6 कर दो, तो 5 की पावर 5 + 5, तो 5 की पावर 1 + 5, 6 / 6, तो रिमाइंडर कितना हो गया बॉस, 0 हो गया। तो कहने का मतलब है कि 5 इसका जनरेटर है, क्योंकि 5 ने सारे एलिमेंट ग्रुप के रिपीट करवा दिए, सारे क्या करवा दिए, रिपीट करा दिए। ऐसे ही 1 तो चलो आप सीधा ही मान लो, क्योंकि 1 की पावर 1 करोगे तो 1, 1 की पावर 2 करोगे तो 2, 1 की पावर 3 करोगे तो 2 जनरेटर हैं इसके, 1 और 5। लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो आप डायरेक्ट निकालना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स हैज़ 0 डिवाइज़र। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स हैज़ अ 0 डिवाइज़र। अब देखो 2 होते हैं, एक होता है 0 डिवाइज़र और एक होता है नॉन 0 डिवाइज़र, है ना, 0 डिवाइज़र्स। तो देखो नाम से समझा करो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिंग विद 0 डिवाइज़र, रिंग विदाउट 0 डिवाइज़र, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो। तो देखो 0 डिवाइज़र्स का मतलब क्या होता है ना, आप समझो। देखो गणित की एक टेंडेंसी होती है कि जैसे A B का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो आप कहते हो कि सर 3 बातें हो सकती है। क्या हो सकती है
कि ए जीरो हो और बी जीरो ना हो तब भी प्रोडक्ट जीरो आएगा, अगर ए जीरो ना हो और बी जीरो हो तब भी प्रोडक्ट जीरो आएगा, और ए भी जीरो हो और बी भी जीरो हो तो भी प्रोडक्ट जीरो। यानी इतना आपको पता है, ये गणित का रूल आपको पता है कि जब एक जीरो हो तो आंसर जीरो आता है, एक जीरो हो तो आंसर, और दोनों जीरो हो तो भी आंसर जीरो आता है। तो इसमें तो कुछ नया नहीं है ना, क्योंकि ये तो पहले से रूल चला रहा है। तो अब आपसे कहा रहा है कि रिंग हैज़ जीरो डिवाइज़र, तो रिंग हैज़ जीरो डिवाइज़र का मतलब है कि आपका आंसर तो जीरो आ रहा है, आपका आंसर तो जीरो आ रहा है, लेकिन आप हो नहीं जीरो, आप जीरो हो नहीं लेकिन आपका आंसर जीरो आ रहा है, तब है ना रिंग विद जीरो डिवाइज़र। मतलब इसलिए उसको कह रहे हैं रिंग विद जीरो डिवाइज़र, कि आना नहीं था लेकिन जीरो आ रहा है, तो तब आप हो गए रिंग विद जीरो डिवाइज़र। और इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, अरे इसका उल्टा क्या हो जाए कि ए भी जीरो आ रहा है लेकिन एक कोई जीरो है, मतलब एक कोई जीरो है, भले ही दूसरा जीरो नहीं है, तो वो है रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र, क्योंकि तब तो होना ही है ना जीरो। अरे जब एक जीरो होता है तब तो आंसर जीरो आता ही है, तो इसको बोलते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र, और इसको बोलते हैं रिंग विद जीरो डिवाइज़र। जीरो डिवाइज़र मतलब दोनों नॉन जीरो हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे कह सकते हैं आप कि अ रिंग हैज़ जीरो डिवाइज़र, अ रिंग हैज़ जीरो डिवाइज़र्स इफ़ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट ए और बी, और सच दैट ए बी फिर भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक होगा। अब देखो, अब इसमें क्या दे रखा है, इनमें से जीरो डिवाइज़र ढूंढना है। तो देखो जेड हो गया आपके पास, क्यू हो गया आपके पास, और आर हो गया आपके पास। ये है इंटीग्रल डोमेन। क्या है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल जो डोमेन होते हैं ये नो जीरो डिवाइज़र होते हैं, नो जीरो डिवाइज़र। लेकिन जेड एट को अगर आप देखें तो जेड एट के एलिमेंट क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसके दो एलिमेंट हैं, कौन, एक 2 और एक 4। तो अगर 2 इंटू 4 करो और 8 एडिशन मॉड्यूल मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल है 8 है जेड एट, तो 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो देख लो ये दोनों नॉन जीरो थे लेकिन आंसर कितना आ रहा है इसका, जीरो आ रहा है। इसलिए ये वाला है आपके पास जीरो डिवाइज़र। कौन, कहाँ गया वो, जेड एट आपके पास क्या है, जीरो डिवाइज़र। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें, करेक्ट आंसर है ये सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो क्या कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 प्लस एक्स को तो रहने ही दो और y कॉमन ले लो, तो ये भी आएगा 1 प्लस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस वाई, तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना। तो इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा लॉग 1 प्लस वाई और ये आएगा लॉग 1 प्लस एक्स, प्लस लॉग सी कर लें, है ना, प्लस क्या कर देते हैं, लॉग सी कर दो या सी कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे, है ना। तो लॉग 1 प्लस, नहीं ये गड़बड़ हो गया यार, ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया, सॉरी, इसको मिटा दो, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई रे हैं। तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई और ये आएगा 1 प्लस एक्स और डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा लॉग 1 प्लस वाई और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक हो गया, तो 1 प्लस वाई हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसको ऐसा लिख लो, ई की पावर सी, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ई की पावर सी कॉन्स्टेंट है C1 ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1 प्लस वाई, तो y बराबर हो जाएगा C1 ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देख लो कौन सा वाला है, एक ही में है -1, तो ये सी वाला आपका क्या हो जाएगा, दैट इज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यू। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्यू क्या होता है, तो याद रखो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग इज द स्मॉलेस्ट। क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग
is the smallest positive integer n such that n dot 1 is 0 if no such integer exists। अगर ऐसा इंटीजर नहीं है तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जब अगर ऐसा इंटीजर ही नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे। अब इन द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, अब जो रेशनल नंबर का फील्ड है उसमें ऐसा नंबर है नहीं हमारे पास n डॉट 1 जिससे जीरो आ जाए, इज़ नेवर जीरो फॉर एनी n ग्रेटर देन जीरो के लिए, एनी n ग्रेटर देन जीरो के लिए ऐसा नहीं है हमारे पास। तो नहीं है तो फिर इसका क्या हो जाएगा, जिसमें नहीं होता उसमें क्या हो जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज़ इन, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन S3, इसको सही कर लो, S3 इज़। तो देखो भैया S3 के अगर आप एलिमेंट देखते हो ना यार, तो ये होते हैं S3 के एलिमेंट I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2, ये होते हैं किसके, S3 के एलिमेंट। अब इसमें देखेंगे आप तो द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 आर द ट्रांसपोजिशन, जो ट्रांसपोजिशन के हैं द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 आर दी क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोजिशन। जो एलिमेंट 2 के हैं, ऑर्डर 2 के हैं, द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 आर दी ट्रांसपोजिशन। अब ट्रांसपोजिशन कौन है तुम्हारे पास, 1 2 है, 1 3 है और 2 3 है। देखो 1 2 है, 1 3 और 2 3, ये क्या है आपके पास, ट्रांसपोजिशन है। ये क्या है, ट्रांसपोजिशन। तो 3 एलिमेंट है आपके पास, देयर आर 3 एलिमेंट, 1 2 3, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। तो कितने हैं, 3 एलिमेंट है S3 में, जिनका ऑर्डर कितना है, 2 है, ठीक हो गया। अब है नेक्स्ट है इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या है, यूनिट 1 है पेपर 2 की, है ना, यूनिट 1 है पेपर 2 की। तो इंडक्शन और डिफरेंशियल जो है वो यूनिट 5 है, यूनिट 5 है पेपर 2 की। और इसमें मैंने क्या क्या कवर करा था, एक यूनिट 9 पेपर 1, ये पूरा कवर कर रखा है मैंने, और यूनिट 2 पेपर 1 ये मैंने सिर्फ AP कवर करा है इसमें, अर्थमेटिक प्रोग्राम। इंडक्शन इज़ बेस्ड ऑन, इंडक्शन क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन, नन, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। क्या होता है, n बराबर 1 के लिए ट्रू, n बराबर k के लिए एज्यूम करेंगे और n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करके दे देंगे। तो ये जो है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। तो ये है इसका सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी गैप छोड़ दिया मैंने। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन दिस साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20, है ना। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20। तो भैया ये भी समझो ज़रा, इसका भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा। तो वैसे तो वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 20 है। तो A20 इज इक्वल टू E, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 फिर A10, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, बहुत सारे तरीके होते हैं इन क्वेश्चनों को करने के, A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 इज इक्वल टू, है ना। अब वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। तो अब ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट है, यानी ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 5 है। तो ऑर्डर क्या होता है किसी एलिमेंट का, AN इज इक्वल टू E, है ना। यानी वो लीस्ट पॉजिटिव पावर जिस पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए ग्रुप का, तो वो क्या होता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। यानी जैसे ऑर्डर ऑफ A क्या कहोगे, N कब कहोगे, जब वो N लीस्ट पॉजिटिव पावर होगी जिस पे ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल जाए। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर इसमें ओमेगा का देखेंगे तो ओमेगा क्यूब पर 1 मिल जाएगा ना। तो यानी ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो गया, 3। तो लेकिन वो कह रहा है ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट हैं इसमें ऑर्डर 20 में। तो अब तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, हम कैसे ढूंढें कि कौन ऑर्डर 5 का है। तो इसका मैं तुम्हें एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 इज, ठीक है, 20 इज। तो इसको निकाल देना, किससे, इसको निकालना आप इससे,
5d से। तो 5d जानते हो? अब 5d क्या होता है? 5d पहले इसको पूरा लिखो। 20 इज ऑन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, the number of element of order d where dn यानी dn को डिवाइड कर दे is given by Euler's फंक्शन क्या? 5d। तो 5d मैंने बताया है। तो 5d क्या है? जैसे यहाँ पर यानी 5 निकालना है आपको, क्योंकि 5 के बताने ना, कि किसके बताने हैं? कि ऑर्डर 5 के। तो 5 निकालना है। तो पहले 5 के फैक्टर कर लो। तो 5 का प्राइम फैक्टर ये होगा। फिर ये होता है फार्मूला 5n इज इक्वल टू n इंटू 1 - 1/p 1 - 1/q, जितने प्राइम होंगे। तो यहाँ तो p अकेला ही है, तो इसका बनेगा 5 इंटू 1 - 1/5। तो ये आएगा 5 और 5 - 1 4/5। 5 से 5 गए तो 4 बनेंगे इसके। कितने? 4। ये समझ लेना जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई आपके पास n कोई नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर आए p q r ऐसे चलता है। तो देखो 5n अगर आपको निकालना है तो n 1 - 1/p 1 - 1/q और 1 - 1/r ऐसे चलता रहता है। जैसे कोई आपसे कहे कि 510 निकाल दो, क्या निकाल दो? 510 निकाल दो, 510। तो आप पहले इसके प्राइम फैक्टर करोगे 2 × 5। तो फिर 510 निकालना है तो 10 1 - 1/2 1 - 1/5 है ना। तो ये हो जाएगा देखो 10 1/2 और ये आएगा 4/5 है ना। तो 10 तो 4 आएगा आंसर इस केस में भी। किसमें? अगर 10 निकालना है, लेकिन हमें यहाँ पर 5 निकालना था। तो उसका केस भी हमारा कितना आ रहा है? 5 का कितना आ रहा है? कहाँ गया वो? 5 निकाला था मैंने। कहाँ गया? हाँ, ये निकाला हुआ। तो कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें 4, ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट है, देखो, बाय इंडक्शन प्रूव दैट द इंडक्शन स्टेप रिक्वायर्ड। तो इंडक्शन स्टेप रिक्वायर्ड क्या? एजम्पशन ट्रू फॉर n और प्रूविंग फॉर n, यही तो होता है। अरे पहले आप n = 1, n = k और n = k+1, यही तो करते हो। k के लिए आप एज्यूम करते, k+1 के लिए प्रूव करते हो। तो ये वाला सही है ना, कि ट्रू फॉर n मानते हो और प्रूव करते हैं n+1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी है। ये तुम्हारे सिलेबस में साफ लिखा हुआ है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज डिग्री हैज n इक्वली n रूट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द लोकस ऑफ अ पॉइंट z - 2 z+2। तो देखो कितना देर का है? z - 2 = z+2। तो z होता है x + i - 2 और x + i +2 है। तो ये कितना हो जाएगा? x - 2 और i और x + 2 और i है। तो इसका निकालोगे तो x - 2 का मॉडुलस y²। इसका निकालेंगे तो x + 2 का स्क्वायर प्लस y²। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो x - 2 का स्क्वायर y² और x + 2 का स्क्वायर और y²। y² से y² गया तो x² + 4 - 4x, x² + 4 और +4x है। ये कट जाएगा तो 4 और 4 8x = 0। तो x = 0। तो जब x = 0 हो गया तो x + i x, तो क्या बचेगा? सिर्फ x तो 0 हो गया तो इमेजनरी बचेगा। क्या बचेगा? इमेजनरी एक्सेस। तो आंसर क्या आएगा इसका? इमेजनरी एक्सेस आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से ग्रुप का एग्जाम्पल कौन है। तो ग्रुप का एग्जाम्पल कौन है? तो भैया आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि R- Z- और Q-। देखो जो माइनस होते हैं ना वो लोग, इतना मैं तुम्हें बता दूं कि इतनी जल्दी से ग्रुप नहीं बनते। ग्रुप मतलब होता है समूह, और समूह वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं। क्या सोचते हैं? पॉजिटिव। मतलब जिस आदमी को गणित नहीं भी आती तो वो भी इसका आंसर दे सकता है
कि समूह बनाने के लिए आपको पॉजिटिव पावर चाहिए ना, सब लोगों को जोड़ना है ना साथ में, तो इसका आंसर वैसे तो ये होगा। लेकिन अब हम मैथमेटिकली भी डिस्कस करेंगे तो कहाँ पर फेल हो रहा है ये भी देखना है। तो देखो वैसे माइनस ज़्यादा मत चेक किया करो, सिर्फ एक एसोसिएटिव को चेक कर लिया करो। एसोसिएटिव को चेक करोगे तो देखो जैसे ए ओ बी ओ सी बराबर होता है ना ए ओ बी ओ सी, है ना। तो जैसे मान लो आपने 1 2 और 3 और 1 2 और 3 लिया, तो देखो 1 2 1 माइनस 2 ऑपरेशन 3, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 ऑपरेशन 3, तो -1 -3 तो -4 है ना। यहाँ 1 2 -3 तो ये कितना हो जाएगा 1 ऑपरेशन 2 -3 कितना होगा -1 -1 तो 1 माइनस प्लस 1 तो -4 और 2 कभी बराबर होंगे ही नहीं। तो याद रखना माइनस वाला ना एसोसिएटिव पे फेल हो जाता है। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ तो ये तो सेकंड वाला ही गुण फेल हो जाएगा ना। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, तो इसका सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 23 का सी आ जाएगा आपका, ठीक है ना, कोई दिक्कत? 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर नेक्स्ट वाला देखें, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रुप, है ना, इसमें से ग्रुप कौन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि माइनस वाला है, एसोसिएटिव फेल हो जाएगा। मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूँ देखो ऐसे भी समझो, कॉमन सेंस लगाओ कि नेगेटिव लोग समूह, ग्रुप का मतलब होता है, ग्रुप का मतलब अगर हिंदी में बोले हम तो समूह। तो समूह बनाने के लिए आपको क्लोज भी होना चाहिए, सब लोगों को जोड़ने की ताकत है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब जो बाहर से भी कोई आ जाए तो उसको भी आप ग्रुप में शामिल कर लो, ठीक है। तीसरा आइडेंटिटी, आपकी ग्रुप की एक अलग पहचान होनी चाहिए, आपके ग्रुप का एक लीडर होना चाहिए। इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब है कि आप लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप लीडर का कहना मानते हैं या आप लीडर के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपना धैर्य नहीं खोते, साहस नहीं खोते, तब आप समूह बनते हो। नेगेटिव लोग तो कभी समूह बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि साहब ये आर स्टार और क्यू स्टार कौन है, तो देखो आर स्टार क्या है, ये सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है ना, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर इसलिए स्टार लगा दिया इसके ऊपर। नॉन जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या है? अरे नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या है कि जीरो को नहीं लेना, नहीं तो जीरो के साथ क्या होता है, जब 1/0 इसका इन्वर्स निकालोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये नॉन जीरो रियल नंबर है और ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए इनके ऊपर स्टार लगे हुए हैं। तो ये हैं ग्रुप, ये भी है, सिर्फ ये ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट। सेलेक्ट द रिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो देखो रिंग बनने के लिए क्या होता है, आपको मैंने कई बार बता दिया कि रिंग बनाने के लिए आपके पास एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसके साथ दो बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए ना। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक प्लस और एक डॉट। तो फिर वही बात आ गई कि नेगेटिव लोगों का जब ग्रुप ही नहीं बन रहे तो रिंग तो और बड़ी बात है। रिंग बनने के लिए क्या होता है, प्लस के साथ पहले एबिलियन ग्रुप बनाना पड़ता है और फिर इसके साथ भी आपको 3 प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी पड़ती है ना। तो अब यहाँ पर ये जेड माइनस है, जेड माइनस जब ग्रुप ही नहीं है, तो ग्रुप ही नहीं है तो एबिलियन ग्रुप तो क्या ही बनेगा, ये एबिलियन ग्रुप तो क्या ही बनेगा। जानबूझ के मैंने इसलिए इकट्ठे दिए थे कि तीनों क्वेश्चनों के आंसर जो आज टेस्ट में आप लोग साथ लगा दें। अगर एक पता होगा तो वो तीनों को जोड़ देगा, तीनों से ना, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड, तो ये है इसका आंसर। बाकी तो ये वही है। सेलेक्ट रिंग फ्रॉम दी, क्या कह रहा, सेलेक्ट रिंग फ्रॉम दी फॉलोइंग, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये है कि जो रिंग नहीं होगा ना, ये होगा ना, क्यों, तो रिंग नहीं, ये भी गलत लिख दिया क्वेश्चन है। सेलेक्ट रिंग फ्रॉम, नहीं, सेलेक्ट नॉट रिंग फ्रॉम दी फॉलोइंग, जो रिंग नहीं है तो ये वाला आ जाएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आपके पास। बाकी ये वाला सेलेक्ट रिंग फ्रॉम दी, अच्छा इसमें ये है भाई, सेलेक्ट रिंग फ्रॉम दी फॉलोइंग, तो ये है नहीं, ये रिंग नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वो नहीं है आपके पास, क्या
इसमें हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, इसमें स्टार लगा हुआ ना, तो आइडेंटिटी नहीं है, तो आइडेंटिटी नहीं है तो प्लस के साथ तो आइडेंटिटी जीरो चाहिए होती है ना। ये नॉन स्टार का मतलब अभी बताया था ना मैंने कि वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो रिमूव कर देते हैं, तो यानी इसमें जीरो में आपको आर स्टार में जीरो नहीं मिलेगा प्लस के साथ। तो जब जीरो नहीं मिलेगा तो फिर आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, तो एबिलियन, तो ये भी रिंग नहीं है, ये भी रिंग नहीं है। फिर तीसरा है, ये आपके पास क्या हो गया कि जो है ये वाले के साथ भी वही केस है, इसमें भी हमको क्या नहीं मिलेगा, आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। किस में, क्यू प्लस में ना, ठीक है ना, क्यू प्लस में भी वही दिक्कत आएगी। तो ये वाला होगा इसमें, सेलेक्ट द रिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमारे को रिंग कौन हो जाएगा, आर प्लस डॉट, आर प्लस और डॉट हमारा रिंग है, बाकी ये तीनों रिंग नहीं है ना। नेक्स्ट है, हाँ, इफ़ जी क्या कह रहे हैं देखो, इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। देखो जी क्या है, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन विच ऑफ द, जी इज अ साइक्लिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, जी इज साइक्लिक इफ ओनली इफ एन इज प्राइम। तो ये होता है, अगर जी साइक्लिक होता है कब, अगर एन क्या होता है, इज प्राइम होता है। जी इज एबिलियन इफ एन ओनली एन इज इवन, जी इज एबिलियन इफ एन ओनली इफ एन इज ऑड। तो इसका सही है बी। तो आज ये 26 क्वेश्चन हो गए, बाकी अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो 27, वो लाइव लूँगा मैं ना, लाइव क्लास लूँगा। ये थोड़ा वो लाइव क्लास में एक्चुअली वो, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा था पेपर का, मैंने उसी पेपर को उसी पे सॉल्व करा दिया, तो वो थोड़ा दिखने में कहीं पर इशू आ रहा है लोगों को, तो मैंने कहा इसको मैं एक इसका वीडियो बना के दे देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी क्वेश्चन, क्योंकि 104 क्वेश्चन दिए थे मैंने उस पेपर में, आपको कितने दिए थे, 104 क्वेश्चन। पेपर भी ग्रुप में पड़ा हुआ है, पेपर भी टेस्ट लिया था मैंने, वो आप लोग दिया करो, सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो भविष्य में जो टेस्ट होगा उनको ज़रूर देना, अगर आपको अपनी तैयारी को परखना है तो। और तब मैं साथ ही आंसर की बता देता हूँ, तो तब कितने नंबर, लेकिन उस आंसर की में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो इसीलिए मैं सबके सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब 104 के सॉल्यूशन बता दूंगा, तो पेपर ग्रुप में है, वो क्लास है पूरी, मेगा क्लास थी वो, 104 क्वेश्चन पेपर था 2-2.5 घंटे का, तो वो भी है। और फिर ये 26 हो गए, 27 से अब बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों का, आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।